नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। जनता जनार्दन ने कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर दिया है। सुबह जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस विधानसभा चुनाव में विपक्ष कई मुद्दों पर सत्ताधारी दल को भरपूर घेरने की कोशिश लगातार करता रहा, पर 2014 की तरह ही इस बार भी कांग्रेस एनसीपी को निराशा ही हाथ लगी। पिछली बार के मुकाबले इस बार भले ही सीटों में थोड़ी गिरावट आई, पर महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन पर अपनी मोहर लगाई और साफ तौर पर दोनों दलों ने जादुई आंकड़े को छूकर महाराष्ट्र चुनाव में इतिहास बना दिया। इतिहास इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल पूरे किए और दोबारा सत्ता में वापसी की। इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कद काफी बढ़ जाता है। इस चुनाव में कई तथ्य काफी दिलचस्प रहे। जहां आदित्य ठाकरे ने अपने पहले चुनाव में ही जीत के साथ शंखनाद किया, वहीं इस चुनाव में एनसीपी ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा आसानी से हासिल कर लिया है। तमाम कोशिशों और एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस एनसीपी गठबंधन बीजेपी शिवसेना के विजय रथ को रोकने में नाकामयाब रही। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना गठबंधन सत्ता में लौट रही है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा। दोनों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों ही पार्टियों ने बहुमत के आंकड़ों से ज्यादा सीटें भी हासिल कर ली हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना 56 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस और एनसीपी ने एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। इन दोनों का साथ भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन के जीत के विजय रथ को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटों से संतोष करना पड़ा है। वहीं एनसीपी के खाते में 54 सीटें गई हैं। एनसीपी के लिए बड़ी बात यह रही कि वो महाराष्ट्र में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल कर पाई। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम कुछ अपेक्षित उस लाइन पर ही है। ज़्यादातर जो एग्जिट पोल हुए थे वो ये दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन की सरकार बनेगी, और वही दिखाई दे रहा है। और लेकिन कुछ ऐसे भी थे एग्जिट पोल जो उनको 200 और 200 से ऊपर सीट दे रहे थे। वैसा नहीं हुआ। बीजेपी शिवसेना गठबंधन सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहा है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद दोनों ही पार्टियों की सीटें 2014 से घट गई हैं। 2014 में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी। 2014 में बीजेपी को 122 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं इस बार 105 सीटों पर जीत मिली है, यानी बीजेपी को 17 सीटों का नुकसान हुआ है। शिवसेना को 2014 में 63 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं इस बार 57 सीटें मिली हैं, यानी शिवसेना को 6 सीटों का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं कांग्रेस और एनसीपी की। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी की राहें अलग थीं। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इस बार दोनों ही दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को इसका थोड़ा फायदा भी मिला। कांग्रेस ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन एनसीपी को सीटों के मामले में ज्यादा फायदा मिला। 2014 में कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी, वहीं इस बार कांग्रेस के खाते में 44 सीटें गईं। दूसरी ओर 2014 में एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली थी, तो इस बार एनसीपी के खाते में 53 सीटें गईं। इस तरह से एनसीपी को कांग्रेस गठबंधन से लाभ मिला और इस बार एनसीपी को पिछली बार की तुलना में 12 सीटों का फायदा हुआ। हालांकि साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस एनसीपी गठबंधन बीजेपी शिवसेना गठबंधन को सत्ता में वापसी से रोक नहीं पाया। इसमें एक जो दिलचस्प पहलू ये है कि एनसीपी कांग्रेस से ज़्यादा सीट लेती हुई ले रही है, और अभी तक हमेशा कांग्रेस आगे रहती थी और एनसीपी पीछे रहती थी। पहली बार एनसीपी जो है कांग्रेस से ज़्यादा सीट ले रही है,
और इसमें जो देखने वाली बात ये है कि शरद पवार जो एनसीपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो एक बार फिर से उन्होंने साबित किया कि महाराष्ट्र में वो अभी भी बहुत प्रभावशाली हैं। तो कांग्रेस और एनसीपी के आपस में जो गठबंधन होता है, उसमें अब एनसीपी जो है वो बड़ा प्लेयर बन गई है, कांग्रेस जो है वो उनकी बी टीम बन गई है। ये इस परिणाम से एक और बात स्पष्ट हुई है। अब बात करते हैं पार्टियों के वोट शेयर की। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25.6% वोट मिले हैं, वहीं उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना को 16.6% वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस को 15.8% और एनसीपी को 16.7% वोट हासिल हुए हैं। 2014 विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी और शिवसेना दोनों के ही वोट शेयर में गिरावट आई है। वहीं एनसीपी को सीटों का तो फायदा हुआ है, लेकिन वोट शेयर में मामूली नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में 2% से ज्यादा गिरावट आई है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार का जो परफॉर्मेंस था, उनकी जो छवि थी, उसको लेकर वो आगे बढ़े थे और उनका मानना था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें एक बार और अवसर देगी जनता, जो जनता ने उनको दिया है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की छवि एक ईमानदार नेता की थी और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इसीलिए विपक्ष कोई बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ अभियान नहीं चला पाया, कोई मुद्दे नहीं उठा पाया। हालांकि उन्होंने, विपक्ष ने मुद्दे उठाए, बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया, किसानों की समस्या उठाई, लेकिन कुल मिलाकर एक सरकार को जब फिर से बहुमत मिलता है तो इसका अर्थ ये माना जाए कि उनके काम से जनता संतुष्ट थी। लेकिन कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस सरकार के काम काज पर ये मोहर फिर से जनता ने महाराष्ट्र में लगाई है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा एक परिणाम है। क्षेत्रवार बात करें तो महाराष्ट्र के गणित को 6 हिस्सों में बांटकर समझा जा सकता है। कोंकण इलाके में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का वर्चस्व रहा है। मराठवाड़ा इलाके में भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को आधे से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। मुंबई इलाके में बीजेपी शिवसेना गठबंधन का परचम पूरी तरह से लहराया है। उत्तर महाराष्ट्र इलाके में भी इन दो दलों का ही दबदबा रहा है। विदर्भ इलाके में आधी से ज्यादा सीटें बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खाते में गई हैं। एकमात्र पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका ऐसा है जहां कांग्रेस एनसीपी गठबंधन बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर भारी पड़ा है। पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। चुनाव नतीजों से साफ है कि दमदार वापसी के साथ ही बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। 1967 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल के शासन के बाद दूसरी बार भी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में एक बार फिर से बीजेपी शिवसेना की सरकार बननी तय है। हालांकि इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं ने जीत हासिल की तो कईयों ने हार का सामना किया। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरे उन दिग्गजों पर जिन्हें चुनाव में जीत हार का मुंह देखना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा 2019 के चुनाव में कई दिग्गज नेता अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, जबकि कई प्रमुख नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। अगर जीते हुए नेताओं की बात करें तो नागपुर साउथ वेस्ट सीट से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव मैदान में थे। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर आशीष देशमुख को हराया। कई लोग, ऐसा चुनाव में होता ही है, हारते हैं, और इसमें भी हम देखेंगे कि कुछ एक मंत्री जो है महाराष्ट्र सरकार के, वो चुनाव हारे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो सरकार के साथ साथ कहीं मंत्रियों की भी होती है, विधायकों की अपनी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और इसीलिए बहुत बार हम देखते हैं कि अगर सिटिंग एमएलएज या मंत्रियों को टिकट ना दिया जाए तो उसका परिणाम भी होता है। लेकिन कुल मिलाकर अंत में अगर गठबंधन को बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की जीत है और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, ये इस चुनाव से सिद्ध हुआ है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार
वर्ली सीट पर सबकी निगाहें थीं। यहां से शिवसेना ने ठाकरे परिवार से आदित्य ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा था। ये पहला मौका था जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरा था। आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से एनसीपी के सुरेश माणे को हराया। महाराष्ट्र की धार्मिक नगरी शिरडी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल भारी बहुमत से विजयी हुए। राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश जगन्नाथ थोरात को पराजित किया। इस बार के चुनाव में कंकावली सीट भी काफी महत्वपूर्ण थी। यहां से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। नितेश राणे ने कंकावली सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार सतीश जगन्नाथ सावंत को हराया। इस बार चुनाव में बारामती सीट से एनसीपी के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चुनावी रण में थे। उनके खिलाफ बीजेपी के टिकट पर गोपीचंद पांडलकर ने चुनाव लड़ा। अजीत पवार ने गोपीचंद पांडलकर को मात दी। राज्य के भोकर विधानसभा सीट पर कांग्रेस दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण चुनाव मैदान में थे। उनके खिलाफ बीजेपी ने श्रीनिवास बापू साहेब गोरठेकर को अपना उम्मीदवार बनाया था। अशोक चव्हाण ने श्रीनिवास बापू साहेब गोरठेकर को हराकर चुनावी जीत हासिल की। महाराष्ट्र के दक्षिणी कराड सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अतुल बाबा भोंसले को मात दी। वहीं शोलापुर सिटी सेंट्रल विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील शिंदे की बेटी प्रणीत शिंदे ने चुनाव लड़ा। उनके खिलाफ शिवसेना के टिकट पर दिलीप माणे खड़े थे। प्रणीत शिंदे ने शिवसेना के दिलीप माणे को हराया। महाराष्ट्र की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक चुनाव मैदान में थे। उन्होंने शिवसेना के मौजूदा विधायक तुकाराम काटे को मात दी। राज्य विधानसभा चुनाव में इस बार कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। हारने वालों में पंकजा मुंडे का नाम प्रमुख है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे ने परेली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को मात दी। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने अपने दम पर शानदार प्रदर्शन किया था। 2014 के विधानसभा के बाद देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के दमदार युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे और मुख्यमंत्री बने थे। आइए जानते हैं 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे और क्षेत्रवार परिणामों के बारे में। साल 2014 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। केंद्र में सरकार बनने के 6 महीने बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 122 और शिवसेना ने 63 सीटें जीती थीं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था और शिवसेना के साथ गठबंधन करके बीजेपी ने सरकार गठित किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था। शिवसेना को भी बहुत अच्छी सीट मिली थी। उस समय ये एक धारणा बनी थी कि अलग अलग लड़ने के कारण, क्योंकि शिवसेना लगातार केंद्र में गठबंधन में होते हुए भी राज्य में एक विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, तो दोनों को फ़ायदा हो गया।
विपक्ष का जो वोट था वो शिवसेना को मिला और जो सरकार के पक्ष का था वो भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस और एनसीपी दोनों को नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े हैं, जैसा वो लोकसभा में भी लड़े थे। तो गठबंधन होने के कारण उनका जो विरोध का स्वर होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसका लाभ कहीं ना कहीं एनसीपी कांग्रेस ने लिया है। इसलिए एनसीपी की भी बहुत अच्छी सीट आई हैं। 2014 में चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे के चलते 25 साल पुराना शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया था और दोनों पार्टियों ने स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव के बाद 3 महीने में ही शिवसेना ने, जिसके 63 विधायक चुनकर आए थे, बीजेपी से समझौता कर लिया और वो सरकार में शामिल हो गई। इससे पहले सिर्फ 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, जो राज्य की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इससे पहले महाराष्ट्र में साल 1999 से 2014 तक यानी 15 साल तक कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की ही सरकार रही, लेकिन 2014 में बीजेपी के मुकाबले वो पीछे रह गई। देखिए, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी, एक देश को सुदृढ़ नेता देने की, देश में एक स्थायी सरकार देने की, वो 2019 के चुनाव में जनता ने उसके प्रति मोहर लगाई थी। इस चुनाव में हम कुछ भी कहें, राष्ट्रीय मुद्दे भी उठाए गए, देश की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन कुल मिलाकर अगर सरकार की छवि अच्छी नहीं है, सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, तो फिर वो मोदी फैक्टर उतना प्रभावी नहीं रहता। तो यहाँ जहाँ मोदी फैक्टर तो था ही, साथ में इस राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री की छवि ठीक रहने के कारण उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो दोनों ही फैक्टर मिलने से और महाराष्ट्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बन रही है। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव के नतीजों को दोहराते हुए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को काफी पीछे छोड़ दिया था। आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को 122 सीट के साथ 27.81% वोट प्रतिशत हासिल हुए, तो शिवसेना को 63 सीटों के साथ 19.35% वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन लगभग बराबर रहा। कांग्रेस 42 सीटों के साथ 17.95% वोट और एनसीपी 41 सीटों के साथ 17.24% वोट हासिल कर पाई, जबकि इससे पहले 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 46 सीटें ही मिली थी और वोट प्रतिशत केवल 14.02% था। शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा 44 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 16.26 था, जबकि कांग्रेस को 2009 में 82 सीटें हासिल हुई थी, जिसका वोट प्रतिशत 21.01 था और एनसीपी को 62 सीटें मिली थीं, जबकि वोट प्रतिशत 16.37% था। 2014 के नतीजों ने बीजेपी को राज्य में एक मजबूत पार्टी के तौर पर काबिज कर दिया। 2014 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें दोनों अलग अलग लड़े थे, क्योंकि उससे पहले के चुनाव में शिवसेना बड़ा प्लेयर होती थी और भारतीय जनता पार्टी छोटा प्लेयर होती थी। और जब जब भी ये दोनों का गठबंधन सत्ता में आता था तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बनता था और भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और शिवसेना ने अलग से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। और उसका एक बहुत बड़ा कारण उस समय ये था कि तब तक नरेंद्र मोदी का एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में उभर कर आ चुका था, और जिसको अगर हम मोदी फैक्टर कहें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भी वो दिखाई दिया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ने का निर्णय किया और जीत हासिल की। 2014 में मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य के युवा नेता देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया गया और दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने की स्थिति में वो कांग्रेस के वसंतराव नाइक के 47 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
महाराष्ट्र में सिर्फ नाइक ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी की। इससे पहले महाराष्ट्र में साल 1999 से 2014 तक यानी 15 साल तक कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की ही सरकार रही। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। महाराष्ट्र की राजनीति को क्षेत्रवार ढंग से देखें तो राज्य में 6 मुख्य क्षेत्र हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, मुंबई और उत्तर महाराष्ट्र। कोंकण क्षेत्र में 5 जिले हैं जिसमें 2014 में शिवसेना का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर रहा था और शिवसेना को 14 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 10 सीटें। वहीं कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 8 सीटें मिली। मुंबई क्षेत्र में 2 जिले आते हैं। 2014 में बीजेपी और शिवसेना का प्रदर्शन यहां लगभग बराबर रहा। बीजेपी को 15 सीटें और शिवसेना को 14 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 5 और एनसीपी को 1 सीट भी नहीं मिली। मराठवाड़ा की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 15, शिवसेना को 11, कांग्रेस को 9 और एनसीपी को 8 सीटें मिली। उत्तर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को 15, शिवसेना को 7, कांग्रेस को भी 7 और एनसीपी को 5 सीटें मिली, जबकि विदर्भ में बीजेपी को सबसे ज्यादा 44 सीटें, वहीं शिवसेना को केवल 4, कांग्रेस को 11 और एनसीपी को केवल 2 सीटें मिली थी। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ बीजेपी को 24 सीटें, शिवसेना को 13, कांग्रेस को 10 और एनसीपी को 19 सीटें हासिल हुई थी। 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो वही नरेंद्र मोदी फैक्टर के चलते शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसी को फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिलकर लड़ा और जीत हासिल की। तो उसी कड़ी में इस बार विधानसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ा। कुल मिलाकर परिणाम जो है वो एक स्पष्ट बहुमत है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति। और लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में बहुमत ही सिद्ध करना यही चुनाव की जीत मानी जाती है और जो मैं समझता हूँ देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने सिद्ध करके दिखा दिया है। 2014 में बीजेपी ने कई मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाया। भ्रष्टाचार और किसानों की अनदेखी को बड़े मुद्दे के तौर पर तब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठाया गया था। 2014 से पहले ही आदर्श सोसाइटी घोटाला में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की जमकर आलोचना हुई तो किसानों की आत्महत्या का मामला भी बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ जबरदस्त ढंग से उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनाव से जुड़े इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।